आज का दिन बहुत बेस्ट है, और क्योंकि आज जो पॉइंट के बारे में नेक्स्ट 30 मिनट्स बात होने वाली है, वही अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट है। और मैं थोड़ा मेरे बारे में बताऊं तो मेरा नाम रुद्रांग है और मैंने निर्मा यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग किया है। और जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब ये बिजनेस को स्टार्ट किया। एंड माय वाइफ शीतल। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शीतल है और हम दोनों साथ में मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और आज हम लोग पिछले 3 पार्ट से एटीट्यूड इज एवरीथिंग जो बुक है उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। और पहले हम लोगों ने ये देखा कि हमारा मन किस हिसाब से काम करता है, हमें उसके बाद मतलब हमें किस तरह से सोचना चाहिए, राइट, वो हमने पहले पार्ट में देखा। उसके बाद लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा कि हमें किस तरह से बोलना चाहिए, हमारा स्पोकन वर्ड क्या होना चाहिए, हमारी इंटरनल थॉट प्रोसेस क्या होने चाहिए। और आज हम लोग ये बात करेंगे कि सब कुछ सोचा बोला समझा उसके बाद जो है मेन पॉइंट इज एन एक्शन। वो कहते हैं ना कि भगवान उन्हीं की हेल्प करता है जो सबसे पहले खुद की हेल्प करने के लिए तैयार है। yes. तो आज उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके ऊपर बात करने वाले जो लीडर है उनके बारे में बताऊं तो पिछले 2-2.5 साल से अहमदाबाद ब्रिट ओपन को जिन्होंने संभाला है, जिसके कारण हम सभी लोग आज एक प्लेटफॉर्म पे है। और रियल सेंस में काम करना, ये टॉपिक ही है, काम करना। तो वो रियल सेंस में बहुत प्रैक्टिकली प्रोडक्टिव वे से काम कर रहे हैं और वो हमें आज इसके बारे में बताए। उनका नाम है सुनील भाई सुरती। हम सब जानते हैं वो बहुत बड़े फार्मासिस्ट है, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। और धर्मिष्ठा बहन के बारे में शीतल आप किससे 2 मिनट बात करेंगे। धर्मिष्ठा बहन बहुत ही बड़ी एंटरप्रेन्योर है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनका माइंडसेट बहुत बढ़िया है और एटीट्यूड के बारे में हम जो बात कर रहे हैं और वर्क एथिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उनसे हम बहुत अच्छे से इस चीज़ को सीख सकते हैं। और बाय प्रोफेशन वो सिविल इंजीनियर है और अपनी पूरी फैमिली को मैनेज करते हुए वो किस तरह से अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं वो हमें उनसे सीखने को मिलेगा। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं और आप सबके सामने मैं इनवाइट कर रहा हूं ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्लीज हेल्प मी वेलकम सुनील भाई एंड धर्मिष्ठा बहन ऑन द स्क्रीन। ऑल योर्स सुनील भाई। थैंक यू रुद्रांग और शीतल। आप लोग बेहतरीन लोग हैं और बेहतरीन लोग वीर होते हैं, हमारे एमपी सर हमेशा बोलते हैं। और वीर वही लोग होते हैं जो कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, वो अपने लिए नहीं औरों के लिए जीते हैं, वही वीर होते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपको ये बातें करते देख के रुद्रांग। और एटीट्यूड एवरीथिंग ये बहुत बड़ा टॉपिक है और मैं प्रयत्न ये करूंगा कि 30 मिनट में बहुत सारी चीजें आपको बतानी इसलिए क्योंकि ये जो टॉपिक है ना वही अपने आप में आपके लाइफ में या हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है, क्योंकि ईश्वर उनका ही साथ देता है जो काम करता है। और हम लोग देखते हैं कि काम किसी और पे करना है, ज्यादातर यही होता है, 95% लोग यही होते हैं, काम किसी और पे करते हैं, पर काम हम पे करना है, तभी एटीट्यूड बनता है। और आज से करीबन 2 महीने पहले हमें सोच आई थी कि हम लोग इस सब्जेक्ट पे ये टॉक करें। और रुद्रांग और पहले तो गणेश जी से भी बात हुई, रुद्रांग से बात हुई, और दोनों ने जब ये हाँ बोला तो फिर हमने ये टॉपिक को आगे लिया। और गणेश जी ने और भाग्यवती जी ने बहुत ही बढ़िया सेशन बताया, उसके बारे में बातचीत किया, सोच के बारे में कि आपकी सोच बोले ना, आपकी सोच आईना हो सकती है, अपने आईनों को साफ रखना है। और दूसरा फिर रुद्रांग एंड शीतल ने बताया कि कौन सा बीज आप बोते हैं ना। कई बार हम लोग कोई बोलता है कि जुआर डाला, जुआर, और फिर एकदम से ऐसा होगा और गेहूं उग गए। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है, जो डालोगे वही उगेगा ना यार। तो वो बात हमने समझने की कोशिश किया और आज हम लोग वो बात करेंगे जो हमें अपने ऊपर करना है। और हम लोग हमारे ऊपर एक तख्ती लगी हुई है, कार्य प्रगति पे है। हम लोग ये सब्जेक्ट पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं और सीखते सीखते इसको हम बात कर रहे हैं। तो इसको समझना है और समझ के अप्लाई करना है। तो ईश्वर उन्हीं का साथ देते हैं जो काम करते हैं,
और कुछ भी अपने आप नहीं होता है। कोई भी वस्तु तभी आपके पास आती है जब आपको समझ आता है कि आपको अपने प्रयासों से उसको अपने पास बुलाना है। और अध्याय 9 में वो बोलते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड वालों से दोस्ती करें, और उसके अंदर एक बहुत बेहतरीन कहानी है, वो धर्मिष्ठा सुनाएगी। बिल्कुल, मेरा नाम धर्मिष्ठा सुरती है, मैं बाय क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियर हूँ। जैसे इन्होंने बताया कि हम जो सेशन अभी कर रहे हैं, ईश्वर उसी का साथ देते हैं जो काम करते हैं। उसमें लेखक ने एक माइक की स्टोरी बताई है। माइक की स्टोरी से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि माइक की मैं बताऊं तो माइक जब हाई स्कूल में था तो उसके पड़ोस में कुछ ऐसे दोस्त रहते थे जो खुद नेगेटिव थे, और उन्हीं के साथ जैसे हम लोग करते हैं ना कि अड़ोस पड़ोस में जो दोस्त होते हैं उसके साथ बैठते हैं, उठते हैं, तो माइक भी उसी दोस्तों के साथ रहता था जिसके कोई सपने नहीं थे, जिसका कोई लक्ष्य नहीं था। जब माइक कुछ नया करने को जाता था तो वो लोग उसको भी रोकते थे और बोलते थे कि तुम बेवकूफ हो, तुम नहीं कर सकती। तो जब माइक नेगेटिव होता जा रहा था, लेकिन जब वो कॉलेज में गया तब उसको कुछ नेगेटिव लोग तो मिले, लेकिन साथ में उसको कुछ पॉजिटिव लोग भी मिले, पॉजिटिव फ्रेंड्स भी मिले, जो कुछ नया करना, नया सीखना चाहते थे, कुछ हासिल करना चाहते थे। उसके साथ जब माइक रहा तो उसने भी वो खुद में भी अच्छा महसूस करने लगे। अपने आप में उसको पॉजिटिविटी आई, अपने आप पे, अपने लक्ष्य के ऊपर वो कार्य करने लगा। और एक टाइम के बाद जब माइक के बारे में जाना तो पता चला कि वह आज एक सफल वीडियो प्रोडक्शन कंपनी का मालिक है और उसका एक प्यारा सा परिवार है। और जब माइक को पूछा गया कि आपके वो जो पुराने दोस्त जो जिसके साथ आप बैठते थे वो क्या कर रहे हैं, तब उन्होंने बताया कि वो कुछ नहीं कर रहे, आज भी वो लोग नुक्कड़ पे ही बैठे रहते हैं और वो कुछ नहीं कर रहे। यह कहानी हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं होती है। तब हमें यही करना चाहिए जो माइक ने किया। नेगेटिव सोच वाले लोगों को छोड़ के हमें पॉजिटिव सोच वाले लोगों के एसोसिएशन में रहना चाहिए और आगे बढ़ने का, जिससे हमें रास्ता मिले। इसीलिए बुक के लेखक जो जेफ केलर है वो कहते हैं कि आप किसके साथ रहते हैं वह हमें बताइए, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे हैं, है ना। जब हम छोटे थे ना तो हमारे माँ बाप भी हमें क्या ध्यान करते थे कि हमारे दोस्त कैसे हैं, क्योंकि हमारे दोस्त जैसे होते हैं ना वैसे ही हम बन जाते हैं। आज भी यह बात उतनी ही सच है ना। बिल्कुल। देखिए, दोस्त की बात बताइए तो मेरे को याद आया, मैं जब पढ़ाई कर रहा था 2 से 10 साल के बीच में, 10वीं क्लास तक, हर स्कूल में एक अट्टा कट्टा सा पहलवान जैसा एक फ्रेंड रहता है। मैं हमेशा ऐसे ही लोगों को अपने फ्रेंड बताया, क्योंकि मैं दुबला पतला था। अभी सोचिए, अगर मेरा फ्रेंड अगर ऐसा है, आपको क्या लगता है 10वीं तक किसी ने मेरे को उंगली भी टच किया होगा? नहीं किया था। और वही सोच मेरे को धीरे धीरे आगे बढ़ा के लेके आई। और मैं दोस्त कैसे रखने लगा, मैं जब 10वीं में था ना, मेरे दोस्त या तो कॉलेज में हुआ करते थे, या तो बिजनेसमैन होते थे, या तो करोड़पति होते थे। मैं उनके एसोसिएशन में हमेशा रहा हूँ, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं ऐसे लोगों से बात करता हूँ जिनकी घंटी बजती है। मैं सामने वालों को पूछ देता हूँ, तेरी घंटी बजती है तो ही मैं तेरे से बात करूंगा। क्योंकि फार्मा लाइन में जब हम किसी से बात करते हैं ना, तो पहले पे पूछ लेता हूँ, तेरी घंटी बजेगी तो ही मैं तेरे को बात करूंगा, नहीं तो तेरे ऊपर वाले सर से मेरे को बात करवाना। तो कहने का मतलब क्या है, आपकी सोच क्या है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके ऊपर आप कैसे एसोसिएशन में रहते हैं वो डिसाइड होगा। देखिए, ये तो बात हो गई। और हमारे आसपास 2 प्रकार के लोग रहते हैं। एक तो नकारात्मक मानसिकता वाले लोग जो हमेशा आपको निरुत्साह कर देते हैं, और एक सकारात्मक मानसिकता वाले लोग जो प्रोत्साहित करने वाले लोग होते हैं। जेफ केलर बताते हैं कि नकारात्मक मानसिकता वाले लोग की मानसिकता होती है जो हमें पता रहना चाहिए, ताकि हम उनसे बच के रहें। देखिए, नेगेटिव हम लोग नहीं बताएंगे, पर नेगेटिव लोगों के कुछ पॉइंट, सिम्टम्स, जैसे अभी जो काल चल रहा है ना, उसमें हमको सिम्टम्स पता चल जाता है, तो हम लोग पहले से उसका प्रिकॉशन कर लेते हैं। वैसे ही ये सिस्टम हमको वो पॉइंट्स पता होने चाहिए कि कौन से लोग नकारात्मक हो सकते हैं। वो लोग क्या करते हैं, हमेशा अपनी नेगेटिव सोच से चिपके रहते हैं और अपने मुंह से जहर ही उगलते हैं। इनका हमेशा देख लेना, यही फंडा रहता है, और हमेशा आपको वो अपने स्तर पर खींच के लेके जाएंगे और बार बार यही कहेंगे कि आप नहीं कर सकते। और वो और क्या करते हैं, अपने जीवन की समस्या बता के आपको वो आने वाले भविष्य में जो समस्या है उसके बोझ से लाद देते हैं। और फिर उनको सुनने के बाद ये होता है कि आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं।
तो मोटिवेशनल स्पीकर लेस ब्राउन उनको उनके शब्द में अगर कहें तो नकारात्मक मानसिकता वाले लोग ड्रीम किलर्स होते हैं, यानी सपनों के हत्यारे होते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि ऐसे कोई लोग मिले ना तो बाबा दूर हट जाने का, ये तो हम कर ही सकते हैं। और जैक कैनफील्ड बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, वो हमेशा इसको एनर्जी वेम्पायर कहते हैं, यानी जो ऊर्जा चूसने वाले भूत का नाम उन्होंने दिया हुआ है। तो हमें ये याद रखना है। और ऐसे लोगों को बातचीत करने के बाद हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? 2-4 पॉजिटिव टॉक सुनना पड़ेगा। और मान लो आपके पास BWW की स्मार्ट टच ऐप नहीं है, तो वहां आपको पहले सब्सक्रिप्शन करना है, क्योंकि 3000 से ज्यादा पॉजिटिव टॉक वहां है, जिससे आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। और पॉजिटिव लोगों से साथ रहने का मतलब क्या होता है? वो लोग उत्साही रहते हैं और उनके आसपास रहने से आप अच्छा महसूस करेंगे और आपको अच्छा लगने लगेगा। और आप यह कह सकते हैं कि यह लोग जहां है वहां अपनी ऊर्जा से माहौल को खुशनुमा कर देते हैं। और जब ऐसे लोगों से निकट रहेंगे तो आप उनका एटीट्यूड ग्रहण कर लेते हैं, जैसे अभी आप सबको फील हो रहा है। मैं सही कह रहा हूं ना? मानो आपने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया और पूरा जोर लगा दिया, आंतरिक शक्ति का संचार कर लिया, और उनके संपर्क में रहने से आप अपनी प्रगति को उत्साही हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनका एटीट्यूड लोगों को महान करने के लिए प्रेरित करता है। लेखक बताते हैं, क्या आपके पास ऐसा दोस्त कोई है क्या? ब्रिट वर्ल्ड वाइड में आप जिसके साथ जुड़े हुए ना, वो सभी वो प्रकार के लोग हैं जो उत्साही होते हैं, तो उनके साथ जुड़े रहिए। और नए लोगों को बताना चाहूंगा, BWW को जो 100% फॉलो करता है ना, वो कोर IBO, उसमें वो सारे गुण होते हैं जैसे मैंने बताया। तो आप BWW मीटिंग में आएंगे ना, तो आपको पॉजिटिव ऊर्जा महसूस करेंगे। और उसमें एक बहुत अच्छी कहानी बताई है, स्मोक की स्पंज सिद्धांत। बोले स्पंज का क्या होता है कि वो जो उसके आसपास होता है उसको सोख लेते हैं। और हम लोग जिस लोगों के आसपास रहते हैं ना, तो हम लोग भी क्या करते हैं, वो बातों को हम सोख लेते हैं। तो अगर हम नेगेटिव लोगों के आसपास में रहते हैं तो हम नेगेटिव बात सोख लेते हैं, और हम लोग पॉजिटिव लोगों के आसपास रहते हैं तो हम लोग पॉजिटिव बात सोख लेते हैं। और यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम जिससे बात करें उसके बाद भले ही वो मुंह से न बताए, हम लोग मुंह से न बताए, पर अच्छा महसूस करे, ऐसा एटीट्यूड हमें बताना चाहिए। और स्मोक कहते हैं कि मनुष्य स्पंज की तरह होता है, आसपास जो लोग रहते हैं उसको वो सोख लेता है। और इसलिए और हाँ, उसमें हमारे डॉक्टर राम बहुत अच्छा बोलते हैं। BWW मीटिंग की जब बात कर रही है ना, तो डॉक्टर राम बहुत अच्छा बोलते हैं। बोले जो मीटिंग में अटका ना, वो बिजनेस से सटका। जो मीटिंग में नहीं आएगा ना, तो वो बिजनेस में सटकेगा। अभी आप सोचिए, ये बात हमको राम सर ने पहले बता दिया है, कितना बढ़िया मजा आया। हमको मालूम है ये होने वाला है, तो हम लोग उससे दूर रहे। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि समय समय पर अपनी मित्रता का मूल्यांकन करें, और जो लोग आपके समय पर अधिकार करते हैं ना, वो सबसे अधिक मूल्यवान महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ते हैं, यानी आपके मन पे वो प्रभाव छोड़ते हैं। लेखक कहते हैं, आप अपने खाली समय में नेगेटिव लोग के साथ बिताते हैं, तो वह कहते हैं कि मैं आपको सलाह दूंगा कि उनके साथ कम समय बिताए और बिल्कुल ही ना बिताए। W क्लेमेंट स्टोन कहते हैं, क्या आपके पास का माहौल सफलता और बढ़ने के लिए सहायक करता है या आपको पीछे खींचता है? वैसे मैं भी ये बताता हूं और लेखक भी ये बताते हैं कि वैसे आपको जो सर्वोत्तम लगता है वह करने के लिए आप आजाद है, पर हम कहेंगे BWW मीटिंग का ऐसा माहौल होता है जहां सफलता की सोच के बारे में बात की जाती है और रास्ते भी बताए जाते हैं। और लेखक जेफ केलर एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह मैं फैसला नहीं सुना रहा हूं कि नेगेटिव सोच वाले लोग अन्य लोगों की तुलना में किसी की तरह कमतर है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप नेगेटिव सोच वाले लोगों के साथ समय बिताते हैं तो उसका परिणाम यह हो सकता है कि आप कम खुश रहेंगे और कम सफल हो सकते हैं, जितना उससे ज्यादा आप हो सकते थे। तो आपको याद रखना है कि नेगेटिव लोगों से कम मित्रता रखना है। और ये तो हुई मित्रों की बात। समाज में भी हमारे बहुत सारे संबंधी होते हैं, तो अभी वो मानसिकता से घिरने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं?
तो वो बोले उनसे मुंह ना मोड़िए, उनसे पारिवारिक संबंध बनाए रखें। और लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को फोन पे भी कम बात करें, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग टीवी न्यूज़पेपर में तो नेगेटिव ले ही रहे हैं, फिर उनसे बात करेंगे तो और नेगेटिव मिलेगा। तो ज्यादातर हो सके उससे कम बात करें। और दूसरा, जब भी वो नेगेटिव बात करने की शुरुआत करें ना, तो आप क्या करें, पॉजिटिव बातों की शुरुआत कर दे। और हमने तो सालों से सुना हुआ है, कोई पूछता है कैसे हो, तो हमारा सीधा जवाब होता है जोरदार। कैसा चल रहा है? जोरदार चल रहा है। फिर पूछेगा कैसा माहौल है, मैं बोला ऑसम, लाइफ ऑसम है, ईश्वर जोरदार है। अभी आप ऐसा 4 वाक्य बोल दोगे ना, सामने वाला अगर नेगेटिव बताने वाला भी होगा ना तो रुक जाएगा, बाबा इससे नहीं बोलना है। क्यों? हमारी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव की हाई करनी है। तो अंत में चैप्टर में लेखक कहते हैं कि यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि आप कुछ उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं और एक सुखी व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो अपने आप को पॉजिटिव सोच वाले लोगों से घिरे रखें। वह लोग उनकी प्रोत्साहित बातों से आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ाने में आपकी सहायता करेंगे। और ये अध्याय 10 में फिर उन्होंने बताया कि अपने डर से मुकाबला कर आगे बढ़े। देखिए, थोड़ा डर नेगेटिव है, पर ये आपको समझना है, इसके लिए हम लोग इसके बात कर रहे हैं। और इसमें राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा, बहुत अच्छा वाक्य बोला है कि आप वह करें जिससे आप डरते हैं, आपके डर की मौत निश्चित है। यानी आपको वो करना है जिससे आपको डर लगता है। और मोटिवेशनल स्पीकर गिल ईगल्स बहुत महत्वपूर्ण वाक्य बताया है, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको बेचैन रहना सीख लेना पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन बात बताई है कि बेचैन होना सीख लेना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी बताया कि पैसे के बारे में सही कहा था, अपनी क्षमता जाने और लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको बेचैन रहने तैयार होना पड़ेगा। आपको वह काम करने पड़ेंगे जिससे करने से आप डरते हैं, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है डर की जांच करें। क्या डर आपको नया कदम उठाने से रोकता है? तो ये है ना, इतना बात याद रखें कि अगर ये बात आपके साथ हो रही है ना, तो ये मनुष्य होने की निशानी है, तो इससे घबराए मत। और फिर लेखक कहते हैं कि हर एक को डर की अलग अलग सीमाएं होती है। जो काम किसी व्यक्ति को मौत के समान भयानक लगता है, वहीं दूसरी ओर उसका जरा भी किसी को असर नहीं होता है। लेखक कहते हैं जीवन में डरने के लायक नहीं है। देखिए, ये वाक्य बहुत अच्छे से समझ लीजिए। लेखक कहते हैं जीवन में कुछ भी डर के लायक नहीं है, जो है केवल समझने के लायक है। डर कुछ है ही नहीं। फिर लेखक कहते हैं कि उन चुनौतियों की बात कर रहा हूं जो आपको निजी और व्यावसायिक विकास की राह में रोड़ा बनकर खड़ी है। यह चीज आपको डराती है, लेकिन आपको पता है जीवन में अपना उचित स्थान हासिल करने के लिए जिनसे आप डरते हैं वह करना जरूरी है। यानी जिससे आप डरते हैं वह करना जरूरी है। जब भी कोई नया व्यक्ति एमवे बिजनेस को देखता है, तब भी कई लोग ऐसा महसूस करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग कंफर्ट जोन में यानी सुविधाजनक दायरे में रहते हैं। हम सबका सुविधाजनक दायरा होता है जिससे हम सहज और सुरक्षित महसूस करते हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर किसी भी चीज का सामना होते ही तुरंत घबराहट महसूस होते हैं, अपना दिल जोरों से धड़कने लगता है और आप सोच में पड़ जाते हैं और मन में सवाल आता है, क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं? क्या दूसरे लोग मेरे पे हंसेंगे? मेरे दोस्त रिश्तेदार क्या कहेंगे? मैं इसके लिए कई बार एक स्टोरी बताता हूं, आपको भी बताऊंगा, शायद इसमें से आपको मर्म लेना है। हर गली, हर मोहल्ले, हर सोसाइटी के अंदर 2-5 कुत्ते रहते हैं जो शेरी कुत्ते बोलते हैं, और उनकी है ना अनसीन बाउंड्री होती है। और भले कुत्ता एकदम मस्त हट्टा कट्टा भी होता है ना, फिर वो क्या करता है मालूम है? उसकी जो रेखा है ना, उससे बाहर जाएगा ना साहब, कितना भी अट्टा कट्टा होगा, उसकी पूंछ उसके 2 पग में नीचे रहेगी, और जैसे ही वो सोसाइटी में आएगा ना, पूंछ वापिस हो जाएगी। यानी ये होता है कंफर्ट जोन। हमारे भी कंफर्ट जोन होते हैं। तो देखिए, अभी क्या समझेंगे आप मेरे को मालूम नहीं है, पर समझ लेना है कि हम लोग मनुष्य हैं, तो हमारा उससे तो अच्छा ही होना चाहिए। पर अभी क्या करें, उनके लिए तो BWW की मीटिंग होती नहीं है, तो उनका दायरा बढ़ नहीं पाता है। अच्छी बात यह है कि हमारे लिए BWW की मीटिंग होती है, तो हम अपना कंफर्ट जोन का दायरा तो बढ़ा ही सकते हैं।
और नई संभावनाओं को तलाशने का डर होता है। क्या लोगों से बात करने का डर है? लेखक कहते हैं ईमानदारी से स्वीकार करें, मेरा अनुमान है लाखों नहीं हजारों लोगों को जिनको डर बिल्कुल आपके जैसा होगा। यानी आप सोच रहे हैं कि मेरे को ही डर लग रहा है, आप गलत है, ये सबके साथ होता है, तो आप डरिए मत, ये आम बात है। और फिर लेखक बताए सामान्य डर कौन से होते हैं। बोले पब्लिक स्पीकिंग का डर होता है। जब व्यवसाय की पहले शुरुआत करते हैं ना, तो थोड़ा यही डर रहता है कि मैं कैसे बात करूंगा, क्या होगा। फिर लेखक कहते हैं सच्चाई यह है कि जीवन के किसी मोड़ पर बड़ी संख्या में लोगों ने इस तरह के डर का अनुभव किया है, इसलिए अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो ये आम बात है। ये सारी बातें अगर आपने, मैं तो हमेशा सोचता हूं अगर ये बुक नहीं पढ़ी होती ना, तो ये सारी बातें हमको पता नहीं चलती, कहां अपने को डरना है, कहां नहीं डरना है। इसीलिए एटीट्यूड पे काम करना है। लेखक कहते हैं अपने डरों से पीछे हटने का फायदा क्या है। वो क्या कहते हैं कि पीछे हटने से अच्छी बात यह है कि थोड़ी देर तक चिंता और डर से आप राहत पा लेते हैं, पर वास्तव में हमने देखा है कि पलायन से एक ही लाभ हो सकता है, वह है थोड़ी देर चिंता को टल जाना। पलायन बहुत लोग कर जाते हैं, पर उससे आप टल जाते हैं। फिर लेखक जेफ केलर कहते हैं डर के पीछे हटने की क्या कीमत चुकानी पड़ती। देखिए हमको यह भी तो समझना पड़ेगा कि हम पीछे हटे तो क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात अगर समझ लिया ना, तो कभी डर से आप डर के सामने हो जाओगे, डर के सामने आप आंख दिखाने लगोगे, क्योंकि आपका आत्मसम्मान खुद के लिए कम हो जाता है। ये हम लोग समझते हैं, मन में समझते, पर जिस दिन फोकस कर लिया ना, आप डर से आंख मिलाने लगेंगे। आप शक्तिहीन और हताश महसूस करते हैं, आप अपने भावी के सफलता को गंवा देते हैं, आप एक उबाऊ और घटना शून्य जिंदगी जीते हैं। बहुत लोग जीते हैं 95% ऐसे ही जी के ऊपर चले जाते हैं, और वो भी ऊपर वाला भी 2 झापट मार के नीचे वापस देता है, इसके लिए भेजा था क्या। और लेखक फिर बताते हैं कि जो संपत्ति गवाता है ना, वो कुछ खोता है, जो दोस्त गवाता है ना, वो बहुत कुछ खोता है, पर जो साहस गवाता है ना, इस बात को याद रख ले, जो साहस गवाता है ना, वो सब कुछ खो देता है। इसलिए अपने साहस को टिका के रखिए, और टिकाने के लिए BWW की मंगलवार की मीटिंग अटेंड करिए, आपको वो साहस, वो दम मिलेगा। क्योंकि इसलिए जेफ केलर बताते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड को विकसित किए बिना अपने डरों का सामना आप कभी नहीं कर पाते। इसलिए मैं कर सकता हूं वाला एटीट्यूड से हमें एक्शन लेने के लिए अतिरिक्त प्रेरणा प्रदान करती है। जब आपको विश्वास है कि आप कुछ कर सकते हैं, तो डर होने के बावजूद भी आप भीतर आगे बढ़ने का साहस आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने डरों का सामना करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित करने का ठान लेता है, तो वो विश्वसनीय परिणाम प्राप्त कर लेता है। लेखक कहते हैं यदि जो आपको असुविधाजनक स्थितियों का सामना करने का कोई ऐसा रास्ता बताओ जिसमें कोई डर या चिंता ना हो, तो लेखक बोलते हैं मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं घुमा दूंगा और आप समझ जाएंगे। तो बहुत लोग सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लोग मुझ पर हंसेंगे, नकार देंगे। एमवे बिजनेस ज्वाइन पहले से लोग ऐसे ही तो सोच बनाते हैं, और ज्यादातर लोग यही बात की चिंता करते हैं और डर जाते हैं, और फिर पलायन भी हो जाते हैं, यानी केलाल की जादू की तरह गायब हो जाते, फोन भी नहीं उठाते। और हमारे डायमंड, गुजरात की शान अरुण पाठक जी हमेशा बताते हैं कि जब वो लोगों से आप फोन करेंगे ना, तो उनकी मिसिस फोन उठाएगी और वो जवाब देगी वो बाथरूम में है, और बोले सालों से वो बाथरूम में। थैंक यू अरुण पाठक जी, आपको हमने सुना था, इसीलिए आज हम टिके रहे हैं। थैंक यू आपको ये बात बताने के लिए। लेखक कहते हैं आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में पहल से तैयार रहना चाहिए। जैसे हम सब एमवे बिजनेस में आते हैं, और जब कोई हाँ बोलता है, कोई ना बोलता है, 80-20 का सिद्धांत हर जगह पे रहता है, और उसमें कभी भी देखिए ये 80-20 का सिद्धांत भी अगर आपको मालूम है ना, तो आप कभी परेशान नहीं होंगे। और हम तो आपको यही कहेंगे, सबके अंदर दम नहीं है, प्रॉब्लम एमवे में नहीं है, प्रॉब्लम उनके डर और दम में है। तो आप चिंता मत करें प्लान दिखाने के बाद वो समझा नहीं। आप ये देखिए, वो कई बार लोग प्लान दिखाने के बाद बंदा बोलता है मुझे एमवे नहीं करना है, तो वो बिजनेस को ना नहीं कह रहा है, वो यह बोल रहा है कि मेरे में दम नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूं, या वो बोलता नहीं है, पर हम बात तो यही है उसमें। तो ये आपको समझ के लेना है और डरना नहीं है।
लेखक कहते हैं यदि आप परिणाम को लेकर अधिक चिंता नहीं करेंगे और नहीं करें और पहला कदम उठाए, यानी एमवे बिजनेस में अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं जिससे आप डरते हो, मान लीजिए आपने पहला विषय हासिल कर लिया हो। जी हाँ, परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन मैदान में उतरते ही, किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेते ही आप विजेता बन सकते हैं। फिर लेखक एक महिला की कहानी बताते हैं और जिन्होंने अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ा, और वो कहानी धर्मिष्ठा बताएगी। बिल्कुल, जी हाँ। ये एक ऐसी महिला की कहानी है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकली। उनका नाम बुक में वो कहानी है, उनका नाम है डॉटी बर्मन, जो 32 साल से एक हाई स्कूल में इंग्लिश की टीचर रह चुकी है। हालांकि 10 साल की उम्र में ही उनको शो बिजनेस में जाना था, यानी उनका सपना था कि मुझे शो बिजनेस में जाना है, पर फिर भी उन्होंने क्या किया, एक करियर के रूप में सुरक्षित जॉब चुना जिससे उनको नियमित आय मिलती रहे और सुविधाएं मिले। पर टीचर की जॉब के साथ उसने क्या किया, लिखना यानी कि गाने लिखना और उसको प्रेजेंट करना शुरू ही रखा, यानी कि उन्होंने अपने सपने को जिंदा ही रखा। फिर क्या हुआ कि 1980 में वो क्या तय करती है, वो सोचती है, उसने एक निर्णय किया कि वह टीचर की जॉब को छोड़ देगी और परफॉर्मर के रूप में अपना नया करियर शुरू करेगी। ये करते करते उसने क्या किया, 88 में उन्होंने अपना जॉब से इस्तीफा दे दिया। पर क्या हुआ, जॉब से इस्तीफा तो दे दिया, पर एक अनजाने डर ने उसके मन के ऊपर कब्जा कर लिया। वो इतनी डर गई कि उसने अपना इस्तीफा वापस ले लिया और वापस वो बच्चों को पढ़ाने लगी। होता है ना, जब एमबीए बिजनेस में कोई नया व्यक्ति आता है, ज्वाइन तो कर लेता है पर कुछ बोल देता है, कोई ना बोलता है, तो वो क्या पहले से ही वो डर जाता है। पर डॉटी के भीतर कुछ ऐसा था कि वो उनके सपने को मरने नहीं दे रही थी, और इसीलिए 6 महीने के बाद 1989 में उसने अपने डर पे काबू पा लिया और वह रिटायर्ड हो गई। और उस समय उसकी उम्र 50 साल थी। आप सोचिए, 50 साल की उस उम्र में उसने अपने सपने के प्रोफेशन पे काम करना शुरू किया। और जब 1998 में जब उसकी उम्र 60 साल की थी, तब उसने एक सक्सेसफुल यानी कि एक बेहतरीन गाने की सीढ़ी उसकी बाहर निकली और वो सफल हो गई। थैंक यू, धन्य है डॉटी, जो आपने अपने सपनों को जाने नहीं दिया और अपने डर का मुकाबला किया और हम सबको ये प्रेरणा दी कि हम भी अपने सपने के पीछे भागे, हमें सपने को अचीव करें। और मैं थैंक्स कहूंगी हमारे अपलाइन मेंटर अरुण सर एंड पुष्पा दीदी को, एमपी सर एंड विनीता मैम को, जिन्होंने हमें बताया कि नहीं, यही वो मंजिल है, यही वो बिजनेस है जहां से हम भी हमारे सपने पूरे कर सकते हैं। तो थैंक्स। थैंक यू धर्मिष्ठा, यू आर द बेस्ट। अब इसमें ये है कि जब जैसे हमने डोटी की कहानी सुनी, तो उसमें क्या हुआ कि हम लोग एमवे बिजनेस में भी कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है तो एमराल्ड डायमंड जाता है और सीढ़ी बनती है जिससे आप हजारों और लाखों लोग इनको इंस्पायर कर सकते हैं। देखिए, यहाँ समझने की बात यह है कि डोटी ने 10 साल की उम्र में माइंड को सक्सेस का बीज डाला था और 60 साल उम्र में सफल हो गई और टॉप पे पहुंच गई। देखिए, यहाँ टाइम मैटर नहीं करता है, यहाँ सपने को पकड़ के कितने आगे तक जाना चाहते हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गॉड, एटीट्यूड इज एवरीथिंग हमारे जीवन में पढ़ने को मिली, और ताकि हम सारे सिद्धांत समझ पाए और ऊपर और यह जाना, जैसे हम अहमदाबाद ओपन के सभी लीडर ने ठाना है, भाई ठाना है ना, हाँ बोलना भाई, सभी लीडर ने ठाना है कि हम लोग अहमदाबाद को डायमंड हम बनाएंगे और A70 में यानी 2030 में हम सब मिनिमम डायमंड बन के जाएंगे। अभी इस बात के लिए लीडर्स के लिए क्लैप हो सकती है ना, क्योंकि अपने सपनों को पकड़ के रखा है, और ये वही टीम है अहमदाबाद की टीम जो आपको A70 में मिलेगी। और ये बात नहीं है, ये सच्चाई है। और थोड़ा मेरे को लगता है ये टॉपिक पे 10 मिनट और लग सकता है, पर उसमें से कुछ अच्छा निकल के आ सकता है, इसलिए मैं थोड़ा इसको कंटिन्यू करूंगा। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने सलाह दी कि जस्ट डू इट, जिस पर अमल करने से आपकी और हमारी जिंदगी बदल सकती है। और इमर्सन ने कहा, आप वह करें जिससे आप डरते हैं, डर की मौत निश्चित है। और लेखक ने कहते हैं कि थोड़ा प्रयास करें, अपने कंफर्ट जोन का विस्तार बढ़ाएं। जैसे हम हमारे शरीर के अंग को व्यायाम से विकसित करते हैं,
उसी तरह से हमारे साहस का भी अभ्यास करने से विकसित होता है। और जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और वही गतिविधि बार बार करेंगे और फिर वो गतिविधि आपका कंफर्ट जोन का हिस्सा बन जाएगा, यानी आपका दायरा बढ़ जाएगा। और उसके लिए उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बात बताई है कि जब हमने साइकिल सीखना शुरू किया, बहुत अच्छा एक स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ, और उन्होंने एक साइकिल की कहानी बताई है कि जब हम साइकिल सीखते थे तो क्या होता था, हमारे माँ बाप भी हमको एनकरेज करते थे। हम लोग उसमें हम गिर भी जाते थे, पग भी छिल जाते थे, हाथ भी छिल जाते थे, फिर भी हम साइकिल सीखने का हमेशा चालू रखते थे। क्यों? क्योंकि हम नया सीखने के लिए तैयार थे, हम उत्साहित थे जीवन में कुछ करने के लिए। तब हमारी उम्र 6 साल की थी और धीरे धीरे हमारी उम्र बढ़ती गई और फिर हमको गिरने से डर लगने लगा। ऐसा क्या हो गया कि हमको गिरने से डर लगने लगा? तो ये साइकिल की स्टोरी से हम लोग समझ सकते हैं कि असफलता से न घबराए। और हेनरी फोर्ड बताते हैं कि असफलता फिर अधिक बुद्धिमानी से इसे शुरू करना और अवसर मात्र है। और एक महिला की स्टोरी बताती है कि जो 26 साल क्रेडिट कार्ड का बिल भी चुका नहीं पाती थी, 26 साल तक, और उसको 18 बार नौकरी से निकाला गया था और 22,000 की सालाना आय को करते हुए पहले 26 साल उनको देने पड़े। और कभी कभी तो ऐसा हुआ कि वो महिला ने खाने के लिए तरस जाती थी और कभी कभी वो सोने के लिए अपनी गाड़ी की सीट पे ही सो जाती थी। और यह स्टोरी है सुप्रसिद्ध हॉट होस्ट सैली जेसी राफेल, और उनके जीवन के बारे में बहुत सारी अड़चनें आई और फिर भी उन्होंने इनकार कर दिया और उसने अपना कैरियर चालू रखा। और लास्ट पॉइंट पे मैं चाहूंगा, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है, तो मैं चाहूंगा क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट बात करने का मकसद यही है कि अपने आप को अगर मन चाहे परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो असफलता से हतोत्साहित हो गए तो खुद से सवाल पूछे, क्या मेरा टाइम टेबल वास्तविक है? यानी सफलता हासिल करने के लिए एक बार एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है और हर बार हम अनुमान नहीं लगा सकते कि अगले चरण में कितना टाइम लगेगा। इसलिए धैर्य रखे, बढ़िया एटीट्यूड बना के रखे, कार्य करें, सुधार करते रहें और इच्छित परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। और दूसरा सवाल अपने को करना है कि क्या मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा रखता हूं? और फिर पूछें कि क्या मुझे हतोत्साहित करने वाले लोगों के प्रभाव कुछ अधिक है, तो ऐसे लोगों से दूर चले जाए। और चौथा सवाल ये करें कि क्या वास्तव में सफलता की तैयारी कर रहा हूं? अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं और आप उठ ही नहीं रहे सुबह में, तो फिर वो आप तैयारी नहीं कर रहे। क्या अपनी सफलता के आवश्यक हर बात सीखने का प्रयास करते हैं? क्या मैं असफल होने के लिए तैयार हूं? सबसे बड़ा पॉइंट यह है। और थॉमस वॉटसन ने बताया कि आप मुझे सफलता की फॉर्मूला पूछ रहे हैं, यह बहुत ही आसान है, अपनी असफलता के दर को दुगनी कर दे। यानी सफल होना चाहते हैं ना, तो अपनी सफलता के दर को दुगनी कर दे, इसीलिए असफलता के दर से। और हमारे एनपी सर और हमारे अरुण सर ने बताया है कि 20 कॉल करे और ना सुन के बैठ जाए, भले वो हाँ ना बोले कोई बात नहीं, पर ना तो सुन लो, क्योंकि असफलता से ही सफलता मिलने वाली है। तो ये बात हमेशा सर हमें आपकी याद है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। और फिर लेखक बताते हैं, यदि आप अपनी हार पराजय सीखने का निश्चय कर ले और अंतिम परिणाम पे ध्यान केंद्रित कर ले, तो असफलता से आपको सफलता दिलाकर रहेगी। यानी अपना ध्यान कहां होना चाहिए? A70, बाकी कुछ नहीं, बाकी तो लोग आते जाते रहेंगे, चिंता मत करिए। और इसमें आपको मदद कर सकता है नेटवर्किंग आपको इसमें ज्यादा मदद कर सकता है। और जिग जिगलर बहुत सही बताया है कि यदि आप अन्य लोगों को उनको इच्छित दिलाने में सहयोग देते हैं, तो आप भी जीवन में अपना मनचाहा प्राप्त कर सकते हैं। जेफ केलर बताते हैं, यदि आप पॉजिटिव सोच वाले उत्साही हो, तो लोग भी आपके साथ समय बिताना पसंद कर देंगे। अपने आप को चेक करिए, क्या आप उत्साही है क्या, कि आप खाली नाटक कर रहे हैं? नाटक भी कर रहे हैं तो बढ़िया सा करिए कि लोगों को लगे कि यार इसके साथ रहना चाहिए। और नाटक धीरे धीरे करते करते हम लोग वैसे ही करने लगते हैं जो करना है। और जेफ केलर बताते हैं कि
ये जो नेटवर्किंग है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए 4 कैटेगरी उन्होंने बताई है, एटीट्यूड और एक्शन, सिफारिश करना, संपर्क करना और चलो अब आगे की कार्यवाही करना। और उसमें बहुत सारी चीजें बताई हैं और मैं आपको बोलूंगा कि ये सारे पॉइंट 16 पॉइंट उन्होंने बताए हैं जो हमें समझने चाहिए, क्योंकि नेटवर्किंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और हमको समझना चाहिए। और जेफ केलर की पूरी बुक का निष्कर्ष, अभी हम लास्ट 5 मिनट जाएंगे पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेफ केलर ने पूरी बुक का निष्कर्ष बताया है कि एटीट्यूड बदले जिंदगी बदल जाएगी। सबसे बड़ा पॉइंट, एटीट्यूड बदलेंगे ना तो जिंदगी बदल जाएगी। और इसके लिए नॉर्मन विंसेंट ने खूब सुंदर कहा है, अपनी परिस्थितियां बदलनी है ना तो पहले अपनी सोच को बदले। और जेफ केलर कहते हैं कि 28 जुलाई 2006 को उन्होंने दिग्गज मोटिवेशनल स्पीकर के साथ स्टेज शेयर किया था। कब? 2006 को। कौन थे वो दिग्गज? बॉब प्रॉक्टर और जिम रोहन। और वो महान विभूतियां 40 सालों से ज्यादा लाखों लोगों के जीवन बदल रहे हैं। और जेफ केलर सोचते हैं, जब स्टोरी में आप पढ़ेंगे कि 1985 में वो अपने रूम में उदास बैठे थे और तब उन्होंने पहली बार सुना था बॉब प्रॉक्टर को। और फिर वो सोचते हैं ये कैसे संभव हुआ, तो उन्होंने फिर सोचा कि क्योंकि मैंने अपना एटीट्यूड बदला। आज हम जिन लोगों की ऑडियो सुनते हैं ना, बराबर ध्यान से सुनिएगा, आज जिन लोगों की ऑडियो सीडी हम सुनते हैं, कुमार जी, सुमित जी, कुलीन जी, राज सर, कांति गाला के साथ हम लोग A70 2030 में हम सब स्टेज शेयर करने वाले हैं। और ये ऐसा होगा क्योंकि ये जेफ केलर के साथ हुआ है। यानी एग्जाम्पल हमको सोचने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हो चुका है, तो ये हमारे साथ भी होगा। कहते हैं कि जैसे आप अपना एटीट्यूड बदलते हैं ना, पूरी कायनात में हलचल मच जाती है, आप जोश से भर जाते हैं, आपको नई संभावनाएं दिखने लगती है, आप अपना मनचाहा परिणाम प्राप्त करने लगते हैं। इसीलिए जेफ केलर कहते हैं जैसे ही आप एटीट्यूड बदलते हैं आप अपनी जिंदगी बदलते हैं, अपनी जिंदगी पर नियंत्रण पाए और ऐसा दर्शाए मानो असफल होना संभव है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक को पढ़ना मतलब मनचाही जीने की राह में अपना पहला कदम है। अभी आप सोचिए पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। जब आप इस बुक के लिखे विचारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उन्हें अमल में लाएंगे तो आप अपने जीवन की महान उपलब्धियां पाएंगे। और जो व्यक्ति जब बुक पढ़ता है वो 5% लोगों में है, तो हम लोग 5% लोगों में हैं। तो फिर उन्होंने 20 साल के अपने अनुभव को उन्होंने कुछ पॉइंट निकाले हैं। और हमारे एनपी सर हमेशा बोलते हैं वीर व्यक्ति जो होता है ना, वो बुक में दिए गए सिद्धांतों को पढ़ता है और अमल में रखता है। वीर व्यक्ति वह होता है जो यह जानकर कि उसके विचार एक दिन वास्तविकता में जरूर बदलेंगे, लगातार पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखता है। वीर व्यक्ति वो है जिसने अपने डरों का मुकाबला करने का साहस है, क्योंकि वह अपने डरों से ऊपर उठकर अपनी क्षमताओं का विकसित करता है। और वीर व्यक्ति वो है जो जानता है कि हर काली रात के बाद उजली सुबह आने वाली है। वीर व्यक्ति वो है जो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने सपनों को पूरा करने की जीत के साथ आगे बढ़ता है। लेखक कहता है, ध्यान से सुनिएगा, लेखक कहता है मैं आपको वीर बनने की चुनौती देता हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेखक कह रहे हैं। आपके भीतर अपने सपनों से कहीं ज्यादा हासिल करने की क्षमता है, आपके अंदर वह विशालता है, वह आपका एटीट्यूड, उस आप अपने जीवन में सारी सफलता हासिल करने की ताकत है। और डॉक्टर चार्ल्स स्पीडोल ने बताया है जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है ना, एटीट्यूड के प्रभाव को महसूस करते जा रहा हूं, मेरे एटीट्यूड तथ्यों से अधिक महत्वपूर्ण है। और फिर वो कहते हैं हमारे जीवन में 10% जो घटना घटती है ना, पर 90% वो है जो हमारी प्रतिक्रिया, वो हमारा एटीट्यूड डिसाइड करती है। और हम अपने एटीट्यूड के मालिक है। अपने एक लौटे शस्त्र एटीट्यूड पे टिके रहे, क्योंकि अपने एटीट्यूड को नियंत्रित करने का समय आ गया है। यह वही समय है आप अपने जीवन में चमत्कारों और सृजन की शुरुआत कर सकते हैं। खुद पर विश्वास करते हुए आगे बढ़े, अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए साहस और दृढ़ निश्चय के लिए शुभारंभ करे, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो। ये कभी ना भूले, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। सफलता के इस पद पर ईश्वर आपकी सहाय करिए। चलिए, मेरी बात पूरी करने से पहले मैं एक बात अवश्य बताता हूं, और ये डेमो है ना, बहुत बेहतरीन डेमो है। इसको आप समझ लिया ना तो एटीट्यूड आपको समझ आ जाएगा। देखिए, हम लोग मोबाइल लेते हैं, अभी मोबाइल 20,000 का है, फिर भी हम क्या देखते हैं, कितने मेगापिक्सल है, रैम कितना है, इतना सारा कुछ हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं।
अपने बारे में कभी सोचा? हम कोई भी सामान लेते हैं लेटेस्ट वर्जन का लेते हैं, ये सोचा कि हम किसी के साथ बात करेंगे तो लेटेस्ट वर्जन वो सोचेगा कि नहीं? चलिए, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये एक गुलाब है, कैसा है? मुरझाया हुआ। वो मैंने मंडे की सुबह को लिया था ये डेमो के लिए, मुरझाया हुआ है। और ये है, और इसको मैंने कोई एनवायरनमेंट नहीं दिया, ऐसे ही छोड़ दिया था, ना पानी में रखा, ऐसे ही छोड़ दिया खुले वातावरण में। और ये है फ्रेश, जिसको मैंने एनवायरनमेंट दिया, यानी एसी में रखा उसको, जो मेरी ऑफिस है वहीं उसको रखा, पानी उसको बराबर से दिया। देखो कितना खिला हुआ है। अभी देखिए आपके सामने ही डेमो है, मैं मेरी वाइफ को देता हूं, कौन से वाला लेगी? अरे इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपकी वाइफ भी फ्रेश लेने में की चिंता करती है, तो आप जिन लोगों को मिलते हैं, तो वो अगर वो सेकेंडेड वर्जन है या 1970 1980 का वर्जन है, उसके बाद कभी बुक खोला ही नहीं है, आपके मुंह से क्या निकलेंगे? और फिर आप बोलोगे लोग ज्वाइन नहीं होते। अरे लोग तो ज्वाइन होते हैं। आपको ये BWW सिस्टम है, ये स्मार्ट टच सिस्टम है, इसमें बुक है, सीडी है, इसमें ये BWW की मीटिंग हो रही है। इसके साथ जब कनेक्टेड रहेंगे ना, तो रोज आप सुबह में गुलाब की तरह निकलेंगे, ये बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, और लोग खुश हो जाएंगे और आपकी टीम बनेगी। थैंक यू। Fantastic, fantastic, unbelievable. That was outstanding. Amazing, amazing सुनील भाई। और बस मैं यही कहूँगा, आज एटीट्यूड इज एवरीथिंग के बारे में हमने तीनों पार्ट समझ लिए हैं, राइट? नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई, क्योंकि वो कहते हैं ना, नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज सुपर पावर। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सब सोच रहे थे कि भाई काम करना है तो सुनील भाई 9 को स्टेप के बारे में बताएंगे, 4 बेसिक के बारे में बताएंगे, बट दैट्स द डिफरेंस। यही है कि एक्चुअल एटीट्यूड क्या है ना? तो मुझे तो ऐसा लगता है जो स्टोरीज उन्होंने बताई माइक के बारे में और स्पॉन्ज के बारे में, फियर और उसके बारे में, ये सारी चीज़ें हमें डे टू डे लाइफ में हम सबको अप्लाई करने की ज़रूरत रहेगी। और मैं और एक चीज़ बताऊं कि हमारी अहमदाबाद ब्रीड ओपन का यूट्यूब चैनल भी है, जिसमें ये सारे पार्ट को शॉर्ट में क्लिक करके उसको रिकॉर्ड करके वहाँ पे हम लोग पोस्ट करते हैं। तो इसका बेनिफिट आप ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, बिकॉज इट्स नॉट अ वन टाइम टॉक कि आज सुन लिया और हमारे अंदर आ गया। इसको हमें बार बार सुनना है, तब जाके ये हमारी हमारे ब्लड में आएगा और हम इसको अप्लाई करेंगे। सो वंस अगेन सुनील भाई एंड धर्मिष्ठा भाई, दैट वाज फैंटास्टिक सेशन। और बस ऐसा लग रहा था कि आप जितना भी जानते हैं सबको मिल जाए, और वही एटीट्यूड से आज हम लोग ये एटीट्यूड इज एवरीथिंग का सेशन को कंप्लीट करते हैं। एंड हैव अ सेफ लाइफ, सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, और ईश्वर भगवान हमेशा हम सबके साथ है। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू गाइस।